नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने समाज में बढ़ते अविश्वास और धार्मिक दूरी को कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मस्जिदों को लेकर फैली गलत फहमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि शुक्रवार की नमाज से किसी क्षेत्र में लोगों को असुविधा होती है तो उसके समय में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है। उनका कहना था कि समाज में आपसी समझ, संवाद और संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास या यूं कहें उनको मजबूत किया जा सके। आपको बता दें कि नजीब जंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि सिटीजन फॉर फ्रेटर्निटी कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पे एक ऐसा मंच है ये जो भाईचारा, संवाद और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता है। लेकिन आपको बता दें, कार्यक्रम में बोलते हुए जंग ने कहा कि मस्जिदों को लेकर लोगों में मन में कई तरह की भ्रांतियां वो फैली हुई हैं और भ्रांतियों को लेकर उन्हें दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मस्जिद भी एक पूजा स्थल है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर, गुरुद्वारा या फिर चर्च होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह गुरुद्वारे में सभी समुदायों के लोगों का यहाँ स्वागत किया जाता है, उसी तरह मस्जिदों को लेकर भी लोगों में खुलापन और सहजता होनी चाहिए। आपको बता दें किस तरीके से यहाँ लोगों को सुझाव भी उन्होंने दिया, और ये सुझाव देते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि इफ्तार जैसी आयोजनों में विभिन्न समुदायों के लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि आपसी संवाद और समझ आगे बढ़ सके। शुक्रवार की नमाज को लेकर समय समय पर उठने वाले विवादों पर जिक्र करते हुए आपको बता दें कि जंग ने कहा है कि नमाज में बहुत कम समय लगता है, लेकिन यदि किसी क्षेत्र में इससे यातायात या अन्य प्रकार की असुविधा होती है तो समय में बदलाव जैसी व्यवस्था उसका समाधान तलाशने की जरूरत हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को विवाद का विषय बनाने के बजाय संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी समुदाय को असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। भारत, आपको बता दें कि विविधताओं वाला देश है और सभी धर्मों और समुदायों का यहाँ पे इसमें समय स्थान होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी घर में देवी देवताओं की तस्वीरें देखने या किसी धार्मिक प्रतीक में दिखाई देने के किसी को खतरा महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे आस्था और पूजा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में पूजा वो मुख्य चीज़ होती है, उन्होंने कहा। इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SV कुरैशी और आपको बता दें कि RSS के वरिष्ठ नेता रामलाल भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने संबोधन में आपको बता दें निहित भाईचारे के सिद्धांत, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय निर्माण के सभी समुदायों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है। कार्यक्रम का मुख्य संदेश आपको बता दें यही रहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और सामाजिक एकता में निहित है, जिसे संवाद, संवेदनशीलता और आपसी सम्मान के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। तो किस तरीके से नमाज के समय में बदलाव का सुझाव उनकी ओर से दिया गया और भाईचारे को बढ़ावा देने को भी जोर उनकी ओर से दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद हड़कंप वो मच गया है। सूरज चौहान हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष सर्च अभियान के दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध परिवारों के इलाकों से पलायन करने की जानकारी सामने आई है। पुलिस और खुफिया विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि अपराध से जुड़े कई लोग अपने घरों पर नहीं मिले हैं और उनके परिवार वो रातों रात मकानों पर ताला लगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार खोड़ा क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में शामिल करीब 1200 लोगों ने सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि आपको बता दें इस दौरान 620 लोग अपने घरों से गायब हैं, यानी कि घरों पर नहीं मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से 524 संदिग्ध परिवार अपने क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। पुलिस का मानना है कि सख्त कार्रवाई और सत्यापन अभियान के डर से इन परिवारों ने पलायन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आपको बता दें DGP सिटी और प्रभारी ट्रांस हिंडन यहाँ पर धवल जायसवाल ने बताया है कि जिन घरों पर ताले लगे मिले हैं उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। आपको बता दें कि अधिकतर मामलों में मकान मालिकों ने पुलिस को बताया है कि किराएदार परिवार अचानक मकान खाली कर चले गए। पुलिस अब इन लोगों की तलाश कर रही है और उनके बारे में विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया गया है कि तकरीबन 94 ऐसे परिवार थे जिन्होंने कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति अर्जित कर मकान बनाए थे। सत्यापन के समय आपको बता दें मकानों के केवल महिलाएं या बुजुर्ग ही मौजूद थे, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई लोगों ने रिश्तेदारों या फिर अन्य जिलों में शरण ले ली है। पुलिस ने आपको बता दें खोड़ा क्षेत्र में 75 हिस्ट्री शीटर और इसी के साथ 37 गैंगस्टर्स को चिन्हित किया है। इनमें से केवल
42 अधिकारियों का ही जो है यहाँ पे अपराधियों का ही माफ कीजिए जो सत्यापन है वो हो पाया है। बाकी लोगों के घरों पर जो है नोटिस चिपसा दिए गए हैं, लेकिन अब तक वो सत्यापन के लिए जो है सामने नहीं आए हैं। पुलिस का कहना है कि सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी संदिग्ध को बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी के मुताबिक अपराधियों के सत्यापन के साथ साथ उनकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा भी एकत्रित किया जा रहा है। लूट, डकैती और अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोगों की संपत्तियों की जांच की जा रही है। यदि संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे सीज करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं प्रशासन ने खोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने 5 मदरसों को चिन्हित किया है और उनमें आपको बता दें कि संबंधित दस्तावेज उनसे मांगे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यहां पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में इनके खिलाफ जो है यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस का दावा है कि क्षेत्र में अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगातार लगाम लगाने के नियम जो है वो आगे भी जारी रहेंगे। आपको सुनाते हैं आखिरकार यहां पर पुलिस अधिकारियों की ओर से क्या कुछ बयानबाजी सामने निकल के आई है। एक विशेष अभियान हम लोग चला रहे हैं थाना कोड़ा क्षेत्र में, जो अपराध पिछले कई वर्षों से अपराध जो लोग किए हैं और यहाँ निवास करते हैं ऐसे व्यक्तियों की सूची हमारे पास है क्रिमिनल्स की। जिला प्रशासन भी साथ में यहाँ के तमाम कंस्ट्रक्शंस के बारे में जिला प्रशासन अपने जांच कर रहे हैं। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन नोटिस देकर जो नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है वो कर रहे हैं और अपराधियों के सत्यापन के बाद हम लोग उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, अब तक कितने ऐसे चिन्हित किए गए हैं अपराधी जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और किस तरह की कार्रवाई? सैकड़ों अपराधी है जिसमें हिस्ट्री शीटर्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले हैं, लूट करने वाले हैं, चेन स्नैचिंग करने वाले हैं और तमाम अन्य प्रकार के अपराध करने वाले हमारे लिस्ट में है। उन सबके यहाँ हम लोग जाएंगे, सत्यापन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों के लिए जल्द ही आपको बता दें सार्वजनिक परिवहन एक नया और आधुनिक विकल्प उपलब्ध करवाने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले आपको बता दें एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाए। इनमें आपको बता दें कि 10 से अत्यधिक या यूं कहें कि 10 से आधुनिक बस जो हैं वो ऐसी हैं जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों में शामिल हैं, जो क्षेत्र के लोगों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ यात्रा को जो है आसान भी बनाएंगी। ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं उस डबल डेकर बस की जो जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच संचालित होने वाली है। डबल डेकर बसों को खास तौर पर जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और जेवर एयरपोर्ट के बीच जो है बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों में कुल आपको बता दें कि 66 सीटों की व्यवस्था होगी। यात्रियों की आरामदायक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक बसें होने के कारण ये प्रदूषण कम करने में अपनी मददगार भी साबित होंगी। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को लंबे समय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन की मांग थी। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग नोएडा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जो है वो आने जाने के लिए ऑटो और कैब पर जो है वो निर्भर रहते हैं। इससे आपको बता दें यात्रा का खर्च बढ़ जाता है और कई बार समय भी जो है वो अधिक लगता है। नई बस सेवा शुरू होने के बाद लोगों को सस्ता और इसी के साथ आपको बता दें सुविधाजनक विकल्प जो है वो मिलेगा, जिससे उनकी दैनिक यात्रा जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसका किफ़ायती किराया है। आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे आपको बता दें कि यहाँ पे है नौकरपेशी लोग और छात्रों और इसी के साथ रोजाना यात्रा करने वाले हजारों छात्रों और यात्रियों को जो है सीधे तौर पे इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ये भी एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प साबित होगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें इन बसों का संचालन नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सहयोग से किया जाएगा। बसें आपको बता दें नोएडा के MP1, MP2 और MP3 जोनल रोड 6 और इसी के साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों से जो है वो चलेंगी। संचालन की जिम्मेदारी यूपी रोडवेज के पास होगी। नई इलेक्ट्रिक बसें और इसी के साथ डबल डेकर बस सेवा से शुरू होने से आपको बता दें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे न केवल जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा बल्कि ऑटो और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। माना जा रहा है कि ये पहल क्षेत्र में स्मार्ट और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, चाहे अल्मोड़ा हो या देश का कोई भी अन्य हिस्सा।
इंडिया गठबंधन की संभावित बैठक पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की बैठकें सामान्य प्रक्रिया हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। मालवीय नगर अग्निकांड और इसी के साथ मुजफ्फरनगर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने दिल्ली और बिहारी सरकार से समय रहते प्रभावी कार्रवाई करने और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई है। दिखाइए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मतलब राहुल गांधी जी देश का सेवा के लिए, देश के जनता का हर मुद्दा के लिए वो हमेशा देश के लोगों के बीच में रहते हैं। तो आज वो मतलब 2 दिन के लिए अल्मोड़ा में वो रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिल करके संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, पार्टी के लोगों से भी मिलेंगे और वहाँ के जनता से भी मिलेंगे। एक न्यूज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ, जो एक मोहम्मद दीपक नाम करके एक लड़का था, उससे भी मिल रहे हैं, उसके भी साहस को और उसके भी उत्साह को बढ़ाने के लिए। मतलब ऐसे सभी लोगों से राहुल जी मिलेंगे, उत्तराखंड के लोगों से, जो लोग आर्थिक मंदी में ये जो आर्थिक सुनामी आई हुई है आप देख रहे होंगे, इन सारे चीज़ों में जो आज लोग, जो उत्तराखंड के लोग, पूरे इंडिया के लोग आज महंगाई का जो मार खा रहा है और ये महंगाई मैन जो है जिनका चाबुक प्रत्येक दिन चल रहा है, इस परिस्थिति में राहुल गांधी जी प्रत्येक दिन देश के जनता के साथ में खड़े हैं। अलग अलग, कल कर्नाटक में थे, आज उत्तराखंड में होंगे, फिर परसों दिन 2 दिन के बाद फिर और कहीं होंगे, वो दिल्ली में होंगे। वो तो प्रत्येक दिन लोगों से मिल रहे हैं। तो अगर आपको इसको जिस प्रकार से देखना है, देखिए, आप इसको चुनाव से जोड़ दीजिए, लोगों का भलाई के लिए जोड़ दीजिए, आर्थिक सुनामी चल रही है उसमें लोगों को इंस्पायर करने के लिए जोड़ दीजिए। अब आपको जैसे चलाना है चला लीजिए। मीडिया यूपी के चुनाव में अब की कांग्रेस सपा के साथ चुनाव लड़ेगी या अकेले दम पर लड़ेगी, या जनता के बीच में पहुंच करके जिस मजबूती की बात कही जाती है उसको लेके आगे बढ़ेगी? उधर पूछिए, राज भर लड़ेंगे जोगी जी के साथ, आरएलडी लड़ेगा जोगी जी के साथ। मतलब वो लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अनुप्रिया पटेल रहेंगी जोगी जी के साथ, नहीं रहेंगी? कितने सीट दे रहे हैं? उधर सब मामला फंसा हुआ है। हम लोग की तरफ कोई मामला फंसा हुआ नहीं है। हम लोग जो है ना, आपको अगर लग रहा होगा कि केवल सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, केवल मुख्यमंत्री का पद के लिए, तो ये सब नहीं है। हमारे नेता मुख्यमंत्री का पद से बहुत ऊपर की बात है, आपको भी मालूम होगा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, हमारा गठबंधन के बारे में बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम, आप उधर के गठबंधन के बारे में चिंता करिए। अच्छा, इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है, जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी उस बैठक में आएंगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कितनी भी बैठक कर लें, इनकी बैठक से हमें काम और करने की प्रेरणा मिलेगी, हम और भी ज्यादा काम करेंगे। ये जितनी भी बैठक करेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता सब जानती है। एनडीए का बैठक नहीं चल रहा है, आप देखिए मंत्रिमंडल का बैठक नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी क्या कहे, बहुत गर्मी है, पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए। अरे देश में महंगाई भी है, उसका भी ख्याल रखिए ना, ये भी थोड़ा बोल दिए होते। देश का जनता भी रहा है, अलग अलग जगह में आपने देखा, जहां से गुजरात से ये आते हैं ये लोग, जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लंबा पारी उन्होंने मुख्यमंत्री रहा गुजरात में, वहां 45 फुट नीचे कुआं में उतर कर लोग पानी ला रहा है। थोड़ा वहां के लोगों के, जनता के बारे में भी पानी के लिए सोच लिए होते। मध्य प्रदेश में आपने देखा कैसे ये पानी ठंडा पिया करिए, थोड़ा वहां के जनता को भी ख्याल रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब तो आप देखे होंगे 10 जून को, आपको मालूम है, आपका ये क्वेश्चन में है या नहीं है, लेकिन मैं इसको ले लेता हूं। 10 जून को सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री 4999 दिन पूरा कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सेलिब्रेशन मनाएंगे, उसमें आप भी जाएंगे। हो सकता है आपको आया होगा इन्विटेशन, नहीं आया होगा, लेकिन आप भी जाएंगे। तो देश का जनता को यह भी तो बता दीजिए कि आर्थिक मंदी में इतना बड़ा लंबा दिन तो आप रहे प्रधानमंत्री। डॉलर का रेट आप 96 रुपया हो गया, आपका रुपया, ये पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो गया। कौन सा बड़ा देश है पाकिस्तान? मतलब ठीक है चाइना का हुआ, ठीक है मैं मान सकता हूं, चाइना डेवलप कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान हमसे मजबूत, रुपया हुआ उसका मजबूत हो रहा है और हमारा कमजोर होते जा रहा है। क्यों? मैंने न्यूज में देखा। तो इन सारे सवालों का जवाब जनता चाहती है कि आप जब एक लंबा पारी, एक लंबा दिन आप प्रधानमंत्री रहे, तो आपने जो 2 करोड़ का वादा किया था नौकरी का, उसका क्या हुआ? लंबा समय, पेपर लीक भी बहुत लंबा समय हुआ। तो इन सारे मुद्दों को जनता पूछना चाहती है, इसका सवाल जवाब देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को प्रदर्शन कर रही है, इसे कैसे देखते हैं?
और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर। लोकतंत्र में ये तो सबसे पहले अगर इस्तीफा का कोई मांग किया है तो जननायक राहुल गांधी जी ने मांग किया है, और मैं समर्थन करता हूं इस मांग को कि जननायक राहुल गांधी जी ने पहले कहा कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, और इन्होंने आगे आकर के, सबसे आगे आकर के इन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों के साथ अन्याय हो गया, उनका भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मा लेंगे? केवल आप 2-3 ऑफिसर लोग को ट्रांसफर कर दें, यहां से वहां लेकर के चले जाएं, उससे काम चलेगा? बच्चे आज सुसाइड कर लिए, उनका परिवार का कौन होगा? तो इन सारे सवालों का जवाब जनता, भारत का जनता चाहता है। और आप पूछे कॉकरोच पार्टी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन सभी लोगों के साथ जननायक राहुल गांधी जी खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जो लोग इन 22 लाख बच्चों का आवाज बनेंगे, इसका इन सभी 22 लाख बच्चों का न्याय के लिए। अगर आप मुझसे पूछिएगा, ये पार्टीगत बयान नहीं होगा, लेकिन उन 22 लाख बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग भी भारत में खड़ा होगा, उनके साथ में हम खड़े हैं। जी, एक अंतिम सवाल, दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी, जहां कई लोगों की जान गई, विदेशी लोगों की भी जान यहां पे चली गई, क्या सवाल अब विदेशी नागरिकों को लेकर भी उठेगा? और दूसरी बड़ी बात कि आप बिहार से आते हैं और बिहार के मुजफ्फरनगर में भी अस्पताल में आग लग गई, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की जान चली गई, किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार? देखिए, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, एक तो कल मालवीय नगर में, दिल्ली में होटल में घटना हुआ है, 21 लोग का न्यूज के माध्यम से मैं देखा कि डेथ कर गए हैं। और बिहार में मुजफ्फरपुर में आज सुबह सुबह मैं देखा न्यूज में, मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरपुर में मैंने देखा कि सुबह सुबह 4 लोगों का हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगा, 4 लोग डेथ कर गए, और अभी भी दर्जनों लोग जो हैं जिंदगी और मौत के से जूझ रहे हैं, दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं। उन सभी परिवार जो डेथ कर गए हैं, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं ईश्वर से विनती करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको ताकत दे, ताकि इस दुख को वो सहन कर सके। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मुझसे पूछिएगा, सिस्टम फेलियर है। आप दिल्ली का बात देख लीजिए, कल मैंने देखा एलजी 5 बजे मीटिंग बुलाए, उन्होंने आदेश दिया एनओसी चेक करो, फायर चेक करो, कल आप जगे? मतलब जब 22 हादसा होने के बाद 21 लोग दुनिया में नहीं रहे, तब आप जगे? पहले थोड़ा जग जाते। आपको ये मालूम नहीं है कि लाखों होटल है दिल्ली में? मैं आपको बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, अगर आप यहां जितने भी होटल हैं दिल्ली में लाखों के तादाद में हैं, हो सकता है कम बेसी होगा, लेकिन हजारों में तो नहीं है, हजारों से ज्यादा है। ये अगर सभी होटलों को अगर आप जांच करिएगा, उसमें से बहुत सारा, मैं कह रहा हूं कि 50-60% होटल ऐसे हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। 60-70% रेस्टोरेंट हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरेंगे। किसका लापरवाही है? सिस्टम का लापरवाही है। आपका इस घर में आप आए हैं, मेरी इजाजत से आए हैं ना। दिल्ली में एलजी बैठा है, मुख्यमंत्री बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कैसे होटल खुल गया और अवैध रूप से कैसे चल रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? तो सरकार अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता। मैं मांग करना चाहता हूं कि उन सभी, और आपको यह भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनली कुछ लोग, विदेश के लोग भी मरे हैं उसमें। बिल्कुल, विदेश के लोग मरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनली आपकी बदनामी हुई है, इंटरनेशनली आपकी बदनामी हुई है। और आप इंटरनेशनली अलग अलग, मैंने देखा पेपर में, अलग अलग जो पेपर है विदेश का, वो सब छाप रहा है। क्या क्या छाप रहा है आप भी पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो आपकी लापरवाही के चलते इंटरनेशनली बदनामी होती है। ये सिस्टम फेल है, सरकार फेल है, शासन प्रशासन दोनों फेल है। जिसको पहले काम करना चाहिए सोए रहते हैं, जब हादसा हो जाता है तो जगते हैं। उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, वहां भी अगर आप देखिएगा तो आईसीयू में यह घटना हुआ। अब आईसीयू में जितने भी मरीज भर्ती थे, जैसे आग लगा, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से लगा, कैसे लगा ये तो, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है। और जैसे आग लगा, उसमें से निकल करके क्या हुआ कि लोग भाग गया। स्टाफ लोग, जो स्टाफ लोग हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट हो, सब लोग, हॉस्पिटल स्टाफ, मरीज के जो पेशेंट थे, उनके परिवार का लोगों ने स्ट्रेचर पर लेकर के अपने मरीजों को भाग रहा है। उसमें 4, मैं तो सुना एक पुलिस वाला बयान दे रहा था 10 लोग का डेथ हुआ, लेकिन न्यूज के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि 4 लोगों का डेथ हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री, कम से कम अब आप लोगों को कड़ा एक्शन लेना चाहिए।
ये जनता का जो जीवन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसके परिवार के लिए। जो दुनिया में अभी नहीं है उसका आर्थिक मुआवजा आप दीजिए, जो लोग गलत किए कड़ा एक्शन लीजिए, आने वाला दिन में ऐसा घटना ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। मतलब फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।